मॉर्निंग क्लास। माय नेम। आज हम कर रहे हैं क्लास 8, सब्जेक्ट हमारा एसएसटी और चैप्टर चल रहा है हमारा 15। देखिए चैप्टर का नाम है हमारा शिक्षा तथा ब्रिटिश शासन। इसमें हमने नई शिक्षा प्रणाली पढ़ ली थी, स्वदेशी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन भी पढ़ लिए थे। उसके बाद हमने भारत में अंग्रेजों को शिक्षण का माध्यम बनाने के कारक पढ़े थे और फिर चार्ल्स वुड की शिक्षा पर अब देखिए, अब हमारा जो आज टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो है अंग्रेजी शिक्षा के दोष। आपने हमने पढ़ा था। देखिए, आपको इससे पहले जब पढ़ाया गया था तो बताया गया था कि जो लॉर्ड मैकाले थे उन्होंने कहा कि जो भारतीय शिक्षा का माध्यम है यानी भाषा है वो अंग्रेजी होनी चाहिए। उन्हीं के वजह से जो भारत हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं वो अंग्रेजी में है। चलिए इसमें में आगे पढ़ते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा के जो दोस्त थे वो क्या क्या थे। यद्यपि भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ हो चुकी थी, किंतु इसमें कुछ गंभीर दोष थे, जिसमें से कुछ निम्नलिखित थे। नंबर 1, जन शिक्षा को पूर्णतः अनदेखा किया गया था, क्योंकि ब्रिटिशों का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों का निर्माण करना था जो निम्न पदों पर कार्य कर सकें, क्योंकि ब्रिटिश नागरिकों को इन पदों पर कार्य करना अधिक महंगा था। नंबर 2 था, स्त्री शिक्षा को पूर्णतः अनदेखा किया गया था। नंबर 3, धन तथा अभाव उन कारणों के में प्रमुख था जिनकी वजह से शिक्षा देश के सभी भागों तक नहीं पहुंची। नंबर जो नेक्स्ट था हमारा लास्ट क्या था, वैज्ञानिक तथा तकनीकी शिक्षा को भी पूरी तरीके से अनदेखा किया गया, क्योंकि ब्रिटिशों को इंजीनियरिंग या वैज्ञानिक नहीं बल्कि सरकारी कार्यालयों में कार्य करने के लिए क्लर्क चाहिए थे। तो देखिए, ये कुछ पॉइंट थे जो दोष थे अंग्रेजी शिक्षा नीति के। अंग्रेजों ने जो भारतीयों को शिक्षा देने के लिए सोचा या फिर उनके लिए योजनाएं बनाई, वो सिर्फ इसलिए इसलिए थी क्योंकि अगर वो अंग्रेजों को इंग्लैंड से लेकर आते यहाँ काम करने के लिए भारत में, तो वो उन्हें अधिक महंगे पड़ रहे थे, जबकि भारत में कार्य करने वाले उन्हें सस्ते मिल जाते थे। तो इसलिए उन्होंने यहाँ के लोगों को पढ़ाने के लिए सोचा कि यहीं पर कुछ ऐसे लोगों को तैयार किया जाए जो हमारे काम आए। अब नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं। देखिए, पाश्चात्य शिक्षा के प्रारंभ तथा अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा प्रदान करने के अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रभाव थे। अंग्रेजी शिक्षा के अनुकूल प्रभाव, देखिए जब भी हम कोई चीज़ करते हैं तो उसके अनुकूल और प्रतिकूल दोनों ही प्रभाव होते हैं। तो सबसे पहले हम अंग्रेजी शिक्षा के अनुकूल प्रभाव देखते हैं कौन कौन से थे। अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ ने भारतीयों में ज्ञान का प्रसार किया। वे न्याय, समानता तथा स्वतंत्रता के विचारों को समझने लगे। भारतीयों ने अपने धर्म में सुधार के महत्व को समझा। अतः बहुत से सामाजिक तथा धार्मिक आंदोलन देश में प्रारंभ हो गए। इसने भारतीयों के मध्य बुद्धिमानों में के एक वर्ग की उत्पत्ति की, जिन्होंने भारतीयों को राजनीति, समाज, धर्म तथा संस्कृति के क्षेत्र में नेतृत्व प्रदान किया। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व भी इन्हीं के द्वारा किया गया। अंग्रेजी शिक्षा ने भारत का आधुनिकीकरण करने में सहयोग प्रदान किया। देखिए, इसमें जो उन्होंने बताया है कि कुछ ऐसे पॉइंट निकले जब उन्होंने भारतीयों ने शिक्षा ग्रहण की थी। जो कुछ चुनिंदा लोग थे, उन्होंने जब शिक्षा ग्रहण की, उन्हें पता चला कि अंग्रेजों द्वारा हमारे साथ कितनी जातियाँ की जा रही हैं, तो उन्होंने उसका विरोध किया और वही विरोध क्या हुआ, हमारी आज़ादी का कारण भी बना। आगे देखते हैं अंग्रेजी शिक्षा के प्रतिकूल प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा ने ऐसे लोगों की पीढ़ी को जन्म दिया जिसने विक्षिप्तता के साथ पाश्चात्य सभ्यता को अपनाया तथा भारतीय जीवन शैली के मूल्यों में से विश्वास खो दिया। हम यह प्रभाव आज भी देख सकते हैं। अंग्रेजी शिक्षा ने ऐसे लोगों की पीढ़ी का निर्माण किया जो स्वयं को अन्य भारतीय लोगों से श्रेष्ठ समझते थे। बौद्धिक वर्ग हिंदू तत्व और मुस्लिम समुदायों से संबंधित था, जो 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता के समय हुए देश के बंटवारे का जिम्मेदार था। नेक्स्ट है हमारा अंग्रेजी शिक्षा तथा स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन। इस बात पर बहुधा विचार किया जाता है कि क्या भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अंग्रेजी शिक्षा के बिना संभव थे। बहुत से विद्वान इस बात का तर्क देते हैं कि अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को पाश्चात्य सभ्यता तथा समानता, न्याय, लोकतंत्र व स्वतंत्रता से बचाया विचारों से परिचित, देखिए ये बचाया नहीं, यहाँ विचारों है, विचारों से परिचित कराया, जिसका परिणाम राष्ट्रीय आंदोलन हुआ। हालांकि यह तर्क आंशिक रूप से सत्य है। 1857 ईस्वी का विद्रोह जब हुआ था, तब मुश्किल से ही भारत में अंग्रेजी शिक्षा दी
इससे के अतिरिक्त स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन बहुत से अन्य देशों जैसे चीन तथा तुर्की में भी चलाए गए, जहां अंग्रेजी शिक्षा का प्रारंभ कभी हुआ ही नहीं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्राथमिक कारण ब्रिटिशों द्वारा किया गया आर्थिक शोषण था, जिसके परिणाम स्वरूप गरीब व भुखमरी बढ़ रही थी। भारतीयों ने अनुभव कर लिया था कि अंग्रेजी शासन के अंतर्गत भारत कभी विकास नहीं कर सकता। अंग्रेजी शिक्षा तथा पाश्चात्य सभ्यता ने इसमें मात्र एक छोटी सी भूमिका निभाई थी। अब आगे देखते हैं, देखिए राष्ट्रीय शिक्षा का विकास। विद्यालय तथा कॉलेज की स्थापना की पहल ब्रिटिशों द्वारा की गई, किंतु धन तथा शिक्षकों के अभाव से में बहुत सी समस्याएं सामने आई। ये विद्यालय व कॉलेज ब्रिटिशों की सख्त निगरानी में थे। इनमें से किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय भावना या क्रियाकलापों को करना वर्जित था। यदि कोई भी विद्यार्थी राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा पाया जाता था तो इसे संस्था से निकासित कर दिया जाता था, तथा ऐसे शिक्षक जिन्हें राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ा पाया जाता था उन्हें त्यागपत्र देना पड़ता था। यहाँ तक कि उन शिक्षकों को भी त्यागपत्र देना पड़ता था जो ऐसे विद्यार्थियों को सजा देने से इनकार करते थे। जनसाधारण की शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए समाज सुधारकों ने शिक्षा प्रारंभ करने का निश्चय किया, जिसके क्रम में 1905 ईस्वी में कोलकाता में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में ने राष्ट्रीय शिक्षा परिषद नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना करने का निश्चय किया, ताकि शिक्षा राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय नेताओं के नियंत्रण में प्रदान की जा सके। इसके परिणाम स्वरूप बहुत से विद्यालयों में कॉलेजों की स्थापना की गई। विद्यालयों व कॉलेजों की, देखिए इस दौरान ये जो हमारा 1905 के बाद है, यहाँ इस दौरान हमारे बहुत से कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों की स्थापना हुई, जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। 1908 ईस्वी तक माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर 25 तथा प्राथमिक विद्यालयों की संख्या 300 से अधिक हो गई थी। जिन विद्यार्थियों तथा शिक्षकों को सरकारी विद्यालय तथा कॉलेजों से निकासित कर दिया गया था, उन्हें राष्ट्रीय विद्यालयों में सम्मिलित कर लिया गया। राष्ट्रीय विद्यालय भारत के लगभग सभी प्रांतों में स्थापित किए गए। इसके साथ साथ बनारस तथा अहमदाबाद में विद्यापीठों तथा अलीगढ़ में जामिया मिलिया इस्लामिया, वर्तमान में यह दिल्ली में है, की स्थापना की गई। इन राष्ट्रीय विद्यालयों ने स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में मुख्य भूमिका अदा की। कुछ लोगों ने व्यक्तिगत रूप से इस दिशा की ओर प्रयास किया। रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में विश्व भारती की स्थापना की। दयानंद सरस्वती ने भारत के बहुत से भागों में डीएवी विद्यालयों की स्थापना की। श्री अरविंद घोष ने पांडिचेरी में विद्यालयों की स्थापना की। विवेकानंद ने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। बाद में गांधी जी ने जनसाधारण की शिक्षा के लिए कई तालीम योजनाओं का प्रारंभ किया। देखिए यहाँ पर कुछ लोगों के नाम बताए गए हैं जिन्होंने अलग अलग प्रांत में अलग अलग विश्वविद्यालय की या प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। जैसे पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने किसकी स्थापना की? विश्व भारती की। जो दयानंद सरस्वती थे उन्होंने डीएवी की। और श्री अरविंद घोष ने एक विद्यालय की स्थापना की, कहाँ? पांडिचेरी में। और विवेकानंद ने कोलकाता में रामकृष्ण मिशन। देखिए ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है और हमें पता भी होना चाहिए कि किन किन महापुरुषों ने हमारी शिक्षा के लिए प्रयास किए और उनके प्रयास कहाँ तक सफल हुए। देखिए अब है शिक्षा तथा शक्ति। ज्ञान शक्ति है तथा विद्या इसे प्राप्त करने का यंत्र है, अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा सशक्त करती है। ब्रिटिशों ने भारत शिक्षा का प्रसार इसलिए किया क्योंकि वे जनशक्ति का निर्माण करना चाहते थे जो उनके कार्यालयों में निम्न पदों पर कार्य कर सके और इस प्रकार भारतीयों पर उनका नियंत्रण मजबूत हो सके। इसके विपरीत राष्ट्रीय नेताओं तथा समाज सुधारकों का विचार था कि शिक्षा लोगों में भाईचारे, स्वतंत्रता, न्याय व समानता की भावना का विकास करेगी और उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान करने योग्य बनाएगी। अब है शिक्षा तथा सांस्कृतिक पहचान। अंग्रेजी शिक्षा के प्रारंभ को हमारी संस्कृति की पहचान के ऊपर संकट के रूप में माना गया क्योंकि इसने एक नए वर्ग, मध्यम वर्ग को जन्म दिया जो यूरोपीय संस्कृति तथा प्रचलन की ओर आकर्षित था, किंतु इसने उन्हें स्वतंत्रता के महत्व की भी शिक्षा दी। अतः अधिकांश लोग ब्रिटिशों के विरुद्ध खड़े हुए और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन में योगदान दिया। इस स्थिति में भारतीयों की संस्कृति पहचान अवश्य कमजोर पड़ गई क्योंकि शिक्षित वर्ग अन्य लोगों को पुरानी विचारधारा कम मानने लगे।
देखिए, इसमें बताया गया है कि किस तरीके से जो शिक्षित वर्ग थे, यहाँ भी शिक्षा ने लोगों के मन में एक ईर्ष्या पैदा कर दी कि हम बड़े हैं, और जिन्हें शिक्षा पढ़ना लिखना नहीं आता वो रूढ़िवादी विचार वाले हैं। तो देखिए, कुछ मतभेद है जो चलते आए किनमें, शिक्षित में और अशिक्षित लोगों में। जब राष्ट्रीय शिक्षा का प्रसार किया जा रहा था, तब एक प्रयास महाराजा सयाजीराव द्वितीय द्वारा बड़ौदा में किया गया। उन्होंने 1881 ईस्वी में बड़ौदा कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज ने अंग्रेजी भाषा के माध्यम से कला तथा तकनीकी विषयों का प्रारंभ किया। इतना ही नहीं, इस कॉलेज ने इस क्षेत्र में स्थित बहुत से विद्यालय व कॉलेजों को सहयोग भी प्रदान किया। यह कॉलेज 1948 ईस्वी में विद्यालय में परिवर्तित हुआ तथा अब इसे महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय कहा जाता है। देखिए, ये बड़ौदा का कॉलेज है जो बहुत फेमस है, और अब इसका नाम क्या है, महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय। अब है अलीगढ़। अलीगढ़ में भी हमारी एक यूनिवर्सिटी है, इसका नाम आपने सुना होगा। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। सर सैयद अहमद खां का जन्म 1817 ईस्वी में हुआ था। वह एक समाज सुधारक थे। उनका विचार था कि मुस्लिमों की स्थिति को शिक्षा द्वारा ही सुधारा जा सकता है। उन्होंने पर्दा प्रथा तथा बहुविवाह जैसी बुराइयों के उन्मूलन का भी समर्थन किया। वे स्त्रियों की दशा में बदलाव लाना चाहते थे। शिक्षा के प्रसार के लिए किया गया उनका आंदोलन अलीगढ़ आंदोलन कहलाता है। सर सैयद अहमद खां का शिक्षा की ओर सबसे महत्वपूर्ण योगदान मोहम्मद इग्लो ओरिएंटल कॉलेज है, जिसकी स्थापना उन्होंने 1875 ईस्वी में की, अलीगढ़ में की थी। वर्तमान में यह अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। इसके पाठ्यक्रम में विज्ञान, मानवता तथा तकनीकी विषय सम्मिलित हैं। यह भारत के सुप्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक है। देखिए, हमने जो उस समय जो आज़ादी के टाइम से, आज़ादी के मतलब कि अंग्रेजों के टाइम में जितने भी विश्वविद्यालय और किस तरीके से हमारी शिक्षा थी, वो सब हमने इस चैप्टर में पढ़ा। कौन कौन से ऐसे महापुरुष थे जिन्होंने शिक्षा के में हमारा मतलब कि शिक्षा, भारतीयों को शिक्षा देने के लिए योगदान किया। जिस तरीके से कि आपने पढ़ा कि जो ये सर सैयद अहमद खां थे, इन्होंने क्या करा, विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसे आज भी हम जानते हैं। और ये बड़ौदा में करी किन्होंने, महाराजा सयाजीराव ने। तो ऐसे ही जो महापुरुष थे जिन्होंने भारतीयों की शिक्षा के लिए योगदान किया, उनके बारे में हमने इस चैप्टर में पढ़ा। तो ये चैप्टर हमारा यहीं खत्म होता है। आज के लिए इतना ही। इसके नोट्स आपको व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दिए जाएंगे। थैंक यू।